विकारी शब्दों के अंतर्गत विकारी के जो भेद हैं चार, उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का विश्लेषण या उनके विषय में जानकारी हम कल तक दे चुके हैं। आज हम विकारी शब्द का जो चौथा भेद है क्रिया, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे तीनों को देखें, करने, होने या स्थिति। पहला उदाहरण है जैसे कवि कविता लिख रहा है, तो ये क्रिया के करने का, की जाने के लिए कवि के द्वारा क्रिया की जा रही है, लिखा जा रहा है, तो ये करने का बोध हो गया। इस तरह से समझ। होने, गाड़ी जा रही है, क्रिया हो रही है, गाड़ी जा रही है, हालांकि उस क्रिया को भी कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन उसका वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ सीधा गाड़ी के लिए कहा गया गाड़ी जा रही है, होने का। या स्थिति, वह छात्र है, उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वह छात्र है। फिर देख लेते हैं क्रिया भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर होते हैं, क्रम के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहले भेद देख लें। रचना के आधार पर मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया में जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया का कार्य करती हो, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो क्रिया धातु रूप से बनी है, धातु रूप से जो बनी है वो, जैसे इसमें है लिख, लिख धातु रूप है, इसमें सहायक क्रिया लगी है चुका है, चुका है सहायक क्रिया है, लिख जो है मुख्य क्रिया है। तो ये मुख्य क्रिया के विषय में जो धातु रूप से बनी हुई है वो मुख्य क्रिया कहते हैं उसे। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ जो शब्द आते हैं उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए पूरे क्रियापद बंध में, क्रियापद में जितने भी पद हैं क्रिया में, तो उसके मुख्य क्रिया के साथ जो भी शब्द आते हैं क्रिया के, सहायक क्रिया के तौर पर सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया है मानव पत्र पढ़ रहा है, इसमें मुख्य क्रिया है पढ़, पढ़ना, लेकिन ये धातु रूप से, और ये रहा है, ये सहायक क्रिया है। और भी सकता है, चुका है, जैसे इसमें था सहायक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में अधिकांश बच्चों को भ्रम रहता है कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया एक साथ आए तो संयुक्त क्रिया, ऐसा नहीं। जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि संयुक्त क्रिया वो क्रियाएं हैं जिनमें दो मुख्य क्रिया है, जो दो धातु रूपों से जो बनी हुई क्रियाएं हैं, अगर वो आते हैं तो वो संयुक्त क्रिया कही जाएगी। जैसे चल, चलना एक क्रिया है और आना एक क्रिया है। चलना चल धातु से बनी है, आना आ धातु से। तो ये दोनों ही मुख्य क्रियाएं आई हैं, इसमें दो मुख्य क्रियाएं, दो धातु रूपों की क्रिया है, तो ये इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहें। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक में क्या होगा? जैसे क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना प्रेरणा दी जाएगी पढ़ाना, स्वयं पढ़ना। अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना, और स्वयं ना पढ़ा के किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा कि छात्र से पढ़वाना, छात्र से पढ़वाए, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। पहला भेद है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। अकर्मक क्रिया साधारणतः अधिकांश विद्वान अकर्मक क्रिया को उसके भेदों के विषय में चर्चा नहीं करते हैं, तो मुझे जो ज्ञात है वो बता ही दे रहा हूं। बहुत साधारण सी बात है, सिर्फ बहुत सामान्य बात है। अकर्मक क्रिया में तीन भेद देखते हैं। स्थित्यर्थक, स्थित्यर्थक
स्थित्यर्थक का मतलब है स्थिति से बोध करा, स्थिति का बोध करा, क्रिया के होने से मतलब। जैसे परिभाषा में देखा कि करने होने, स्थिति का बोध करा, इसको स्थित्यर्थक पूर्ण कर्म क्रिया कहते हैं, मतलब पूरा अर्थ मिलता है तो पूर्ण कर्म क्रिया है। आचार्य कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति का बोध कराया जा रहा है कि बैठना क्रिया अकर्मक है, अपने आप अकर्मक, तो उनकी स्थिति का बोध कराया, आचार्य कुर्सी पर बैठे हैं। गत्यर्थक, जिसमें गति का आभास, गति पूर्ण कर्म क्रिया है। जैसे मोहन आ रहा है, गति है, आ रहा है, जा रहा है, जाएगा, आएगा, ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। सीधा सीधा भी आप बता सकते हैं, आचार्य कुर्सी पर बैठे हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मोहन आ रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन इसको थोड़ा स्पष्ट हो जाता है, इससे बच्चों को पहचानने में आसानी होगी। पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण कैसे? मान लीजिए वाक्य है, वह है, वाक्य की परिभाषा है कि वाक्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होना चाहिए। छात्र को नहीं पढ़ते हैं तो वाक्य है वह है, कर्ता भी है, क्रिया भी, लेकिन फिर भी अपूर्णता है। वह कौन है, क्या है? तो यहां एक पूरक शब्द आएगा, क्रिया के साथ पूरक शब्द की कमी के कारण से वो अपूर्णता प्रतीत होती है। तो वहां मान लीजिए वह छात्र है, वह अध्यापक है, जो भी वो विशेषण का काम करते हैं। कर्म के आधार पर दूसरा भेद है सकर्मक। जिन क्रियाओं को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा भी ऐसे ही देख सकते हैं, जिन क्रियाओं को अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को एक पूरा अर्थ प्रदान करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं को पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से अभी देखेंगे, दो कर्म जो हैं, स्मरण रहे, जब भी वाक्य में दो कर्म आएंगे उस समय एक सजीव कर्म होगा और एक निर्जीव कर्म। एक कर्म क्रिया का उदाहरण देख लें। किशोर पत्र लिखता है। इसमें क्रिया है लिखता है, वो सकर्मक है या अकर्मक है इसका पता करने के लिए बहुत सादा सा एक प्रश्न करना है। क्रिया के साथ किसे और क्या प्रश्न करना है। क्रिया से पहले किसे लिखता है, कोई उत्तर नहीं, वो सजीव कर्म के लिए। क्या लिखता है, उत्तर आया पत्र, तो पत्र हमारा एक कर्म है। पत्र क्या है, कर्म। तो ये हो गई एक कर्म क्रिया, एक कर्म की आवश्यकता है और पूरा अर्थ मिल रहा है, किशोर पत्र लिखता है। इसमें कोई अर्थ छुपा नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनको पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता है। दो कर्म होंगे तो एक सजीव कर्म होगा और ये निर्जीव कर्म होगा। जैसे
जैसे में उदाहरण देखते हैं, कुछ ही क्रिया है जो द्विकर्मक हैं। गीता ने दिव्यांगना को पुस्तक दी। देखिए, अभी प्रश्न बताया था क्या और किसी क्रिया के साथ क्या और किसे प्रश्न करना है। क्या किसे, इसके साथ द्विकर्मक क्रिया के साथ, और एक कर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करना है, केवल क्या। इसमें भी अगर एक कर्म हो तो एक कर्म जो है सजीव भी हो सकता है। क्या किसे, द्विकर्मक क्रिया है। गीता ने दिव्यांगना को पुस्तक दी। क्या प्रश्न करते हैं, क्या दी। क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं, क्या दी। क्रिया से तुरंत पहले क्या दी, दी क्रिया है। क्या दी, उत्तर आया पुस्तक। ये है निर्जीव कर्म। किसे दी, उत्तर क्या आया, दिव्यांगना। किसे दी, दिव्यांगना। सजीव कर्म, द्विकर्म। अब इसमें से एक कर्म को नहीं बोलते या हटा देते हैं वाक्य से, तो क्या पूर्णता मिलती है, पूर्णता आती है वाक्य की या अपूर्णता रहती है। गीता ने दिव्यांगना को पुस्तक दी। मान लीजिए पुस्तक को हम यहां से हटा देते हैं, पुस्तक, वाक्य बनता है गीता ने दिव्यांगना को दी, अपूर्णता। प्रश्न उठेगा क्या, तो बिना पुस्तक के यहां वाक्य में पूर्णता नहीं है। दूसरा, दिव्यांगना को हटा लेते हैं, गीता ने पुस्तक दी, गीता ने पुस्तक दी। जो द्विकर्मक क्रियाएं हैं उन्हें दो कर्म चाहिए ही चाहिए, बिना दो कर्म के वो पूरा अर्थ प्रदान नहीं करेंगे, अपूर्णता रहेगी। गीता ने पुस्तक दी, किसे दी, दिव्यांगना। जब तक दिव्यांगना या कोई अन्य सजीव कर्म ना होगा तब तक पूरा अर्थ नहीं मिलेगा। तो ये था आपका क्रिया के विषय में चर्चा। अब कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं, उनके लिए पद परिचय में इसकी परम आवश्यकता है। पद परिचय में बहुत सारी क्रिया के विषय में, जब क्रियापद होगा तो उसका परिचय देते समय जो बातें बताई जाने वाली होंगी वो हम जब पद परिचय का पद परिचय की चर्चा करेंगे उस समय बता दें। लेकिन उसमें ध्यान उस समय ये रखना होगा कि दोनों आधारों पर उसका भेद बताना है। यदि आपको आता है तो समझने का प्रयास करेंगे। कर्म के आधार पर आपको सकर्मक या अकर्मक बताना है। आपको जो आगे भेद बता दिए उनकी आवश्यकता नहीं है, वो केवल आपको समझने के लिए बताए। आप क्रिया बता देंगे, क्रिया का भेद बता देंगे, कर्म के आधार पर बता दीजिए और एक रचना के आधार पर बता दीजिए यदि आपको स्पष्ट है। कर्म के आधार पर या तो वो अकर्मक है, तो अकर्मक और सकर्मक पता करने के लिए ये दो प्रश्न करिए क्रिया के साथ। मान लीजिए इसमें से करते हैं, क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं, देखते हैं अकर्मक क्रिया में क्या होता है।
ये उदाहरण है, आचार्य कुर्सी पर बैठे हैं। क्या बैठे हैं? प्रश्न अटपटा लगे, उत्तर कुछ नहीं है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। मोहन आ रहा है। क्या आ रहा है? किसे आ रहा है? कोई उत्तर नहीं, प्रश्न अटपटा। वह छात्र है। क्या है? तो यहां वो विशेषण का काम करता है, यहां वो कर्म नहीं, विशेषण का काम करता है। उसी तरह से यहां पर अगर प्रश्न करते हैं सकर्मक क्रिया में, तो उत्तर आएगा किशोर पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र, कर्म है। तो आपको जब परीक्षा में आता है कि लिखता है, तो मान लीजिए रेखांकित है, पथ परिचय देना है, तो उस समय आपको बताना होगा ये क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। उसका भेद बताने की आवश्यकता नहीं कि एक कर्मक है कि कर्मक है, इसकी आवश्यकता है। केवल इतना आप बता दें अकर्मक है या सकर्मक है। और रचना के आधार पर में से मुख्य क्रिया है, संयुक्त सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणा। कम से कम इन तीन का तो पता रखेगा। यदि आपको ये स्पष्ट नहीं है तो मत बताएं, ये कर्म के आधार पर बता दें। और जो बाकी जो उसमें तत्व बताए जाते हैं या बाकी जो बातें बताई जानी होती है उनको बताएं। तो आज का जो प्रकरण है हम यही समाप्त करते हैं। इससे पहले विकारी शब्द के हमने, इससे पहले कि हम इसको समापन की ओर ले जाए, उसमें देख लें विकारी शब्द में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रारंभ किया था व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्द किए, क्योंकि इनकी परमावश्यकता है हिंदी पढ़ने के लिए या कोई भी भाषा पढ़ने के लिए। प्रत्येक भाषा में होती है, अंग्रेजी में भी होते हैं। विकारी शब्दों के अंदर पहला भेद हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के भेद पढ़े। दूसरा सर्वनाम, उसके सारे भेद पढ़े। तीसरा विशेषण, उसके सारे भेद पढ़े। विशेषण में एक प्रकरण रह गया था, मैं थोड़ा सा अभी यहां बता दूं। विशेषण की अवस्था, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, बहुत साधारण सी हैं। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छी। जैसे अंग्रेजी में होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो उसका अगर आपको स्मरण रहता है तो पद परिचय में अवश्य लिखें, अन्यथा ना लिखें। आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। कल से हम जो है विकारी शब्द हो गया नंबर 2, अधिकारी शब्दों के जो अन्य भेद हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।